अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, एक बड़ा मेगा इवेंट जो है, यस आपको पता है ना, रीसेंट ईयर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस पूरे साल में हमने अपनी विमेंस क्रिकेट टीम जो है उसको सो मच बेटर परफॉर्म करते हुए देखा है देन आवर मेंस टीम। तो उनके लिए हम एक्साइटेड हैं। मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हम अपनी पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट टीम को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। हमारी लड़कियां भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है, बट इन अ गुड वे। मतलब कभी हार भी जाती हैं और ऐसी टीमों से भी हार जाती हैं जिनसे बनता नहीं है, लेकिन जब परफॉर्म करती हैं, की वर्ड हियर इज कभी हार जाती हैं, नॉट हमेशा हार जाती हैं, जो हमारे मेंस लेकिन जब अच्छा परफॉर्म करती हैं तो बहुत जबरदस्त भी करती हैं। सो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज कॉमन। बात ये करनी है कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप आज से यूएई में शुरू होगा और इफ्तिताई रोज पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका से मुकाबला करेगी। कप्तान हमारी हैं फातिमा सना। बाय द वे प्लीज़ नोट कर लें, अगर आप लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ले आए। उनका कहना है कि तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, श्रीलंका से अच्छा मुकाबला होगा। और आपको ये भी बता दें कि मेगा इवेंट का पहला मैच होगा बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान। एंड आई एम एटलीस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज अगेन आई सेड कि लड़कियाँ आपको सरप्राइज करती हैं, आपको खुश कर देती हैं व्हेन दे प्ले वेल। लड़कों से तो हमेशा ही आप वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट। ट्रॉफी वगैरह की रुनुमाई भी हुई है। हमारे में वार्म अप्स कुछ खास नहीं रहे हैं, लेकिन होपफुली हम मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग टू लुक फॉर। एक और चीज़ ये है कि मुल्तान में जो टेस्ट मैच होना है 7 से, उसके टिकट्स फरोख्त होना शुरू हो गए हैं। सो 2000 रुपये का उसका टिकट है, बड़ी अच्छी वाली जगह का। आई थिंक इट्स रीजनेबल और आप जाएं और कुछ इनक्लोजर जो है वो सस्ते भी हैं और मुफ्त भी हैं। ये हम गैलरी और वो जो अच्छे वाले इनक्लोजर्स की बात कर रहे हैं ना, अगर आप जरा और कंफर्टेबली वीआईपी वाले वाले तो आप जाके वीआईपी बन जाएं उधर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज़, कुछ दिन पहले हमने बड़े फैन फेयर के साथ आपको बताया था, वी वर एक्साइटेड अबाउट इट, कि इंडिया में फाइनली हमारी अपनी द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो रिलीज़ होने वाली है और सिनेमाज में होगी। और ऑब्वियसली वहाँ से इतना इंटरेस्ट आया ओवर द इयर्स फॉर दिस मूवी। लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि हमारी माहिरा और फवाद की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में, एंड वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई इंडियन जब क्राउड सिनेमा से बाहर निकलता है तो वो जो वॉक्स बॉक्स होते हैं ना, उनके तासुरात होते हैं and all that, but now it seems कि ये मूवी वहाँ रिलीज नहीं होगी। फिलहाल तो दूध में मेंगनियाँ डाल दी गई हैं। फिलहाल नहीं, वो नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने पंजाब वो लास्ट प्लेस जहाँ लग रहा था कि हो जाएगी, वहाँ भी उनको इजाज़त नहीं मिली। और एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडियन सिनेमाज में नुमाइश रोक दी गई है। अब ये रोकी किस तरह गई है बताएं? भाई स्टे ऑर्डर आया है भारत में। द लेजेंड ऑफ मौला जट की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर नदीम मानवी वाला ने फिल्म की रिलीज़ मुलतवी होने की खबरों की तस्दीक करते हुए बताया है कि अदालती हुक्म इम्तना के बायस फिल्म को रोका गया है। और ये भी याद रहे कि इससे पहले तो धमकियां वगैरह मिलती रही हैं ना, कि रिलीज होगी तो फला कर देंगे, धमका कर देंगे। मतलब वैसे तो पहले जब बात हो रही थी ना, तो काफ़ी 2-4 स्टेट्स की बात हो रही थी कि हर जगह ये होगी रिलीज। उसके बाद वो कम होते होते सिर्फ पंजाब तक रह गई थी। अब वहाँ से भी बिल्कुल हट गया मामला, वहाँ से भी मामला हट गया है। So they are not going to be watching By the way, जब हमारे यहाँ फिल्म्स बैन हैं तो हमारे यहाँ कुछ पंजाबी फिल्में ज़रूर लगती रही हैं जिसमें भारतीय अदाकार इंडियन पंजाबी फिल्में ज़रूर लगती रही हैं, जिसमें हमारे भी एट टाइम्स फिल्मों में अदाकार रहे हैं, उनके भी होते हैं। सो वो एक एवेन्यू खुला हुआ था और मेरा ख्याल है कि हमें वो खुला ही रखना चाहिए, बिकॉज हमने तो खुला ही रखा हुआ था ना, उनको भी यू मीन टू से कि वो खुला रखना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। नहीं, इसके बाद शायद होना कि भाई अगर उन्होंने नहीं पंजाब में लगने दी तो हम भी इंडियन पंजाबी फिल्में यहाँ बैन कर दें। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती, कुछ ही लगती हैं जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह भी होते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, हुकूमत आपको पता है बड़ी पुरएतमाद है और बहुत से ज़राए बता रहे हैं कि इस मरतबा तैयारी के साथ आएंगे। अब तैयारी कितनी पक्की है वो सबको देखना बाकी है। और बता क्या रहे हैं, आपको बता दें कि आईनी तरमीम की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद हुकूमत अब मुकम्मल तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी आखिरकार सामने आ गए हैं। इतलात हैं कि लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ आईनी तरमीम का मसला हल करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ्त ना होने पर लंदन जाने का प्रोग्राम जो है वो ज़रा मौखर कर दिया है। और
तासुर ये है कि पिछली बार नवाज शरीफ ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं थे, मौलाना फजल रहमान को भी इधर उधर के लोग जो थे मनाने की कोशिश करते रहे। वो जो मना रहे थे उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने उनको इधर उधर कह दिए। तो अब जी इस पर नवाज शरीफ जो है वो बराह रास्त खुद किरदार जो है वो अदा करेंगे। नवाज शरीफ कल बड़ी देर बाद पुराने सियासी रंग में दिखाई दिए और साफ कहा जिस तरह उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया गया वो इसे भूल नहीं सकते, वो नहीं भूलने देंगे भी नहीं आप, क्योंकि वो बार बार रिमाइंड भी कराते हैं नवाज शरीफ अब अदालतों के ज़रिए वज़ीर आज़म को हटाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद करने के हक में हैं। तो इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए कि एक शख्स जो अपना पाकिस्तान के लिए इतना दिन रात काम कर रहा था, तामीर कर रहा था इस मुल्क की, उस बंदे के साथ ऐसा सलूक किया तो क्यों किया? मैं तो समझता हूँ कि रियासत एक माँ होती है, माँ। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। दूसरी तरफ आईनी अदालत के लिए सियासी फ़ज़ा हमवार करने का टास्क चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने संभाल रखा है। वो बार एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आजकल भरपूर मुतहर्रिक हैं, आईनी अदालत की भरपूर वकालत कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उन्होंने कल भी एक निजी TV को इंटरव्यू में दिया और दावा किया कि जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत की गई। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदालत का इदारा, अदलिया का इदारा इकट्ठा हुआ। उनके लिए पार्लियामान और आइन अहमियत नहीं रखता, उनका मकसद था कि ये होने नहीं देना। अच्छा जी, लगता है कि 25 अक्टूबर से पहले हाँ ये मुस्लिम लीग नून जो है वो आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लेगी और ख़ास तौर पर हुकूमत को उम्मीद है कि इस बार मौलाना फजल रहमान मुखालफत नहीं करेंगे। हुकूमत अगर आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब रही तो वाज़े तौर पर मुल्क के इंतज़ामी और अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली आएगी और मुमकिन है अदालती इस्लाहात से मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा हो। लेकिन फ़िलहाल पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत साबित करने से हुकूमत का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सेनेटर साहब शुक्रिया। सेनेटर साहब, पहले भी ज़ाहिर कोशिश की गई, वीकेंड पे बड़ा शो लगा, फिर नाकामी हुई। इस मरतबा फिर कहा जा रहा है कि तैयारी है और तकरीबन मौलाना भी मान गए हैं। आर यू श्योर, मतलब कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि इस मरतबा जिस तैयारी या जिस इरादे के साथ आप सेशन बुलाएंगे उसमें कामयाबी हासिल होगी? जी बहुत शुक्रिया आप। खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हमें एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, अभी दोबारा बात आई। तो ये इरफान साहब से ऑब्वियसली तैयारी का तो पूछना ही पूछना है और साथ जब दोबारा कनेक्शन होगा उनके साथ तो हम ज़रा नवाज शरीफ साहब का रोल इन इट, क्योंकि अब उनका मंजर आम पर आना, पहले तो वो बैकग्राउंड में थे एंड एवरीबडी एल्स जिस हमने बताया वाज मेकिंग द एफर्ट्स फॉर इट, लेकिन अब वो अगर सामने आ गए तो एग्जैक्टली वो किससे मुलाकात करेंगे और क्या करेंगे, सो दैट डिटेल वी वांट टू नो एज वेल। सिद्दीकी साहब खुद भी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान से इससे पहले मुतअद्दिद हुकूमती वक्त पहले भी आपको पता है वो मौलाना साहब का जो घर है वो नई नवेली दुल्हन का घर बना हुआ था, मतलब ससुराल वाले बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी जोड़ा लेके, कभी जेवर लेके, कभी वो मिठाई पहुंचाने के लिए और भी ऑफर्स लेके एक्चुअली वो सारा सिलसिला हुआ था। लेकिन अब कल जो मौलाना से मिले हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कह तो रहे हैं कि तकरीबन मौलाना मान गए हैं या मान जाएंगे। किन बुनियादों पर यह दावा किया जा रहा है, क्योंकि दावे तो पहले भी इस किस्म के किए गए हैं, लेकिन मौलाना साहब भी बड़ा कैटेगोरिकली ये कहते रहे हैं कि कम से कम ये वाली पार्लियामान तो कतई तौर पर आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब से तो हम ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव हमने लेना है और हमें ज्वाइन किया मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा ने। और शाजिया मरी साहिबा, आपसे हम यही पहले तो पूछना चाहेंगे कि इस्लाहात वाली आईनी तरमीम के मामले में ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी इस कैंपेन को लीड कर रही है, तो पहले तो यही बता दें कि पीपल्स पार्टी को इतनी दिलचस्पी कैसे हुई? बहुत शुक्रिया जी।
ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत पैशनेटली जो आईनी अदालतें हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट पर काम कर रही है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब 2006 में साइन हुआ, जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी साइन किया, तो उसमें एक कमिटमेंट हमने अपने लिए रखी थी कि इस पर हम काम करेंगे और वफाकी आईनी अदालत को कायम किया जाएगा। मैं ये नहीं मानती, आपके सवाल में जो पूछा गया है कि नून लीग की इसमें वो दिलचस्पी नहीं है, नून लीग की भी दिलचस्पी है क्योंकि उन्होंने भी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है। अलबत्ता हमें इससे जिस किस्म का एक समझ लें कि अटैचमेंट है या जो हमारा एक पैशन है, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बारहा कई मौकों पर ये बात की है, वो शहीद मोहतरमा की वो कमिटमेंट है, उनका वो मिशन है जो हम आगे लेकर जा रहे हैं। हमने इसका बहुत हिस्सा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का था वो मुकम्मल किया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें से एक ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। अच्छा साहब, वकला से ताज़ा खिताब में बहुत सारे खिताब कर रहे हैं आजकल बिलावल साहब। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत चाहिए और इसमें चाहे जस्टिस ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर शाह बैठे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या एतराज़ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस का कोई किरदार उनकी रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी तय किया गया है या अभी नहीं किया गया? पीपल्स पार्टी ऐसे किसी ऑप्शन में ऑन बोर्ड है? आपने दो शख्सियात का जिक्र किया, वो ऑनरेबल जजेस हैं। उनके हवाले से भी बिलावल साहब ने हर बार ये कहा कि वो दोनों ऑनरेबल जजेस मेरे लिए काबिल एहतराम है, बिलखुसूस इस वजह से ज़्यादा कि 45 बरस के बाद उन्हें शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो फैसला सुनने को मिला जिसे उनकी वालदा भी ना सुन सकी। तो यकीनन ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है। और जब उनको ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि बिलावल साहब कोई पर्सन स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो वो हरगिज़ गलत है, गलत तासुर दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है और शायद ये उन मैं कहूँगी क्वार्टर से भी चलाई जा रही है जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में आईनी अदालत बने, जो नहीं चाहते कि लोगों को इंसाफ मिले, जो नहीं चाहते कि ये जो झगड़ा एक अरसे से चला आ रहा है सूबों के हुकूक का, उनके राइट्स का, वो हल हो। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, पर्सन स्पेसिफिक ना बिलावल साहब ने कभी कहा है, बल्कि उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी के फेवर में हूँ। मैं तो इदारे की मजबूती और इदारे एक अच्छे इदारे के कयाम की बात कर रहा हूँ, जो कि वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान की ज़रूरत है। फाइनली शाजी साहिबा ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से हो। बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ भी साथ चाहिए और वो तो नहीं मान रहे बिल्कुल। तो फिर क्या तरीका सोचा है तहरीक इंसाफ को मनाने का, या फिर ये काम जो है ये सिर्फ मौलाना साहब पे ही छोड़ दिया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी डायलॉग में बड़ा गहराई रखती है और ये आज की बात नहीं है। आप पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। 1973 का आइन जो कि शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, वो मुतफ़िक़ का आइन था। मैं कहूँगी कि आज भी कुछ इमैच्योर लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, मैं नहीं कहूँगी कि शायद कोई साजिश है, लेकिन अगर मैं ना मानूं की पॉलिसी रही इस मुल्क में इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरा करने के इस अमल में हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई, तो यकीनन फिर नियतों पर शक होगा। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, साथ मिलकर काम करें, कंसेंसस डेवलप करें और एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम मुमकिन हम बना सकें। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया। इत्तफाक़ राय तो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टांस है, वो सबके सामने है इस पे। और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में एक मरतबा हुकूमती हल्के और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून फिर से कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि वो मान जाएंगे। अब क्या ट्वीकिंग की गई है मुसव्वदे में, ये भी बड़ा अहम है कि उसमें क्या रद्द-ओ-बदल किया गया है, जो कि बड़े एडमेंट थे एंड ही वाज नॉट। वो बिल्कुल आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते तक तो जब हम इसी टॉपिक पे, ये टॉपिक चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो हम बात कर रहे थे, तो मौलाना बिल्कुल एडमेंट थे कि ये हो ही नहीं सकता। और उनके आपको पता है कि वो इस पार्लियामान के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और वो बड़ा बरमला इस बारे में मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं। और इसी पैराहे में वो ये भी दोहरा चुके हैं कि कम से कम ये पार्लियामान तो
नहीं है इसके अहल के पार्लियामान आईनी तरमीम की जाए। सो अब क्या तब्दीली हुई है? एग्जैक्टली, तो व्हाट हैज चेंज्ड नाउ, ये ज़रूर पूछना है। और हमें इसके लिए इरफान सिद्दीकी साहब से बात इसलिए भी करनी होगी बिकॉज जिस तरह अब्दुल्ला आप भी बता रहे थे कि उनकी कल बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है उनसे। मुलाकातें तो हो ही रही हैं उनकी, ज़ाहिर है, लेकिन अभी रिसेंट हुई है और उसके बाद कुछ जिसको कहते हैं ना कि बात पिघली है। सो व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड ओवर देयर? 9 अक्टूबर टाइप ज़राए से हुआ खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये लग रहा है आपको? बिल्कुल आ रही हैं। हमने भी अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की कि भाई कब इरादा है हुकूमत का ये आईनी तरमीम पेश करने का। सो मोस्ट लाइकली इट वुड ईदर बी 8 अक्टूबर 9, तो लेट्स सी क्या हो सकता है, ना भी हो, लेकिन ऐसी मुतज़ाद इत्तलात ज़रूर हैं कि अब तैयारी के अगर आप 8-9 टाइप की पेशगोई कर रहे हैं तो दैट्स विद इन अ वीक लिटरली, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन 3 अक्टूबर जी, तो एक हफ्ता ही है ना आगे। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं एंड रब्ता करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। हाँ, हो गया था थोड़ा सा, फिर जरा नहीं हुआ, अभी कोशिश करते हैं। आ गया भाई, 1 साल होने वाला है। यस, इजराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारियत को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1 साल होने वाला है और 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इजराइल ना सिर्फ गज़ा में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है बल्कि अब बैरूत को भी गज़ा बनाने पर तुला हुआ है। मतलब कि ज़रा आज़ादियाँ देखें जो इजराइल को हैं। यमन, शाम और ईरान भी इसके निशाने पर हैं और इजरायली तैयारों की रात गए बैरूत के वक्त में इमारत पर बमबारी से 2 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इजरायली फ़ौज से शदीद झड़पें जारी हैं। इजरायली फ़ौज ने डिवीज़न कमांडर और दीगर 2 अफसरान समेत 8 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि दमिश्क में इजरायली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। आप ये सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल ही कि जैसे इनको ना क्लीन स्लेट दी हो कि जाओ जो करना है करो। इजरायली जहरीत के नतीजे में चंद दिनों में लेबनान में सैकड़ों हलाकतें, हज़ारों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कई ममालिक इजराइल को जंगबंदी का कह चुके हैं लेकिन इजराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो धमकियां दे रहा है और कि वो जिस हद तक जाना चाहेगा जाएगा। बड़ा अलमिया ये है कि अमेरिका समेत बास ममालिक इजराइल को अपने दफा का हक रखने का कहकर उनकी तमाम इंसानियत दुश्मन और बर्बरियत भरी और जालिमाना इक़दामात की हिमायत कर रहे हैं। ईरान की जानिब से मंगल को मिसाइल फायर किए जाने के बाद इजराइल और फ्रांस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। इजलास मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर बात भी की। सेक्रेटरी जनरल का तो दाखिला अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल का, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में ही नहीं आ सकते। हो जाए, मतलब कि ढिठाई की आप जरा चेक करें। इन अ सेंस और बिल्कुल मेरे वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, मैं एडमायर भी करती हूँ ये बात कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो इन योर ओन सेल्फ अपने मुल्क में कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो और आप कुछ भी कर सकते हैं। पता क्या, मतलब हाँ, और उनके लोगों के लिए तो कहते होंगे ना कि कर लो जो करना है। लेबनान ज़ाहिर है करीब भी है, लेबनान का लोगों का आना जाना भी है। आप जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके क्लास फेलोज होते हैं कितने लेबनीज जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब कितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि हमारे क्लास फेलोज हैं, वो अपने लेबनान गए और फिर वो फंस गए हैं यूके, मतलब उनकी फैमिलीज निकलना चाहती हैं। आप क्या पाकिस्तान में हमारी मदद कर सकते हैं, क्या आप लोग हमें अकोमोडेट कर सकते हैं? मतलब लेकिन आप जरा उस पूरे उस रीजन को देखें कि किधर भाग के जाएंगे। मतलब आप यमन जाएंगे, आप सीरिया उतर आएंगे, मतलब आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? वो पूरा खित्ता जो है ना, इट्स इन डायर स्ट्रेट्स राइट नाउ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, अब बात सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं रही, लबनान पर बाकायदा जंग जो है वो मुसल्लत की जा चुकी है। ईरान, शाम, यमन में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल आखिर वी डू नो, बट फिर भी आप बताएं कि क्या चाहता है इजराइल? और ये एजेंडा सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जे तक का महदूद तो ऑब्वियसली नहीं। अब नहीं लगता। देखें, जो गज़ा पर जो इजराइल की जारहियत थी, उस जारहियत को रोकने में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी बुरी तरह नाकाम रही। उसकी वजह से जो इजराइल के हौसले हैं वो बढ़ गए और उसने लेबनान पर भी हमला कर दिया, शाम पर भी हमला कर दिया। यमन पर हमला जो है वो तो रिएक्शन में किया जाता है क्योंकि यमन की तरफ से इजराइल के जो कुछ बहरी जहाज़ है वो कभी टारगेट किया जाता है, कभी वो उन पर मिसाइल चला देते हैं जो कभी टारगेट पे गिरता है कभी नहीं गिरता। तो सबको पता है कि
सिवाय ईरान के और तो किसी मुल्क के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसराइल का अग्रेसिवली मुकाबला कर सके। सीरिया के पास फ़ौज है, एयरफोर्स भी है, लेकिन बहुत छोटी सी है। लेबनान के पास फ़ौज है, एयरफोर्स है, बहुत छोटी सी है। और यमन का भी यही मामला है। तो इसमें जो इस वक्त असल बात है वो ये है कि अब ये समझ आ गई है कि ये जो ईरान ने हमला किया इसराइल पर, और अब उस हमले के बाद अमेरिका जो है वो इसराइल की खुलकर मदद कर रहा है, और इसराइल की तरफ से जो जवाब दिया गया कि जी हम इसका बदला लेंगे, तो उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अब अगर अमेरिका इस लड़ाई में डायरेक्टली कूद जाएगा तो फिर अमेरिका को पता होना चाहिए कि फिर ईरान के पीछे रशिया भी खड़ा है और चाइना भी खड़ा है। तो मुझे लगता ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तीसरी आलमी जंग, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है, टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन ये मैंने तो इस्तेमाल नहीं की ना। ये तो जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी से नहीं, वो कई हफ्तों से ये कह रहे हैं कि जो बाइडन है उसकी पॉलिसियों की वजह से मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, और जो बाइडन की पॉलिसियां जो हैं वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप ने जब ये बयान दिया, उन्होंने ये एक ट्वीट किया, तो उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई, उसके बाद ईरान ने इसराइल पे मिसाइल अटैक किया, और उसके बाद फिर लेबनान और इसराइल की लड़ाई भी शुरू हुई है। अच्छा, जाहिर है बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बाकायदा पहले तो बात होती थी सरसरी सी, अब बड़ी भरपूर बात हो रही है। अब जैसे ये हकीकत सबके सामने है कि सब मुसलमान इसराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं, वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक ख़ुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नज़रियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसराइल अगर ईरान पर हमला कर दे तो क्या उम्मीद रखें? सब इख्तलाफात भुलाकर क्या तमाम मुस्लिम उम्मा इफ देयर इज सम मतलब उम्मा बन जाएंगे, अभी तो नहीं है कोई रद्द अमल दे सकते हैं इसराइल को? हाँ, मुसलमानों की अक्सरियत इसराइल के ख़िलाफ़ है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अवाम की अक्सरियत है वो यकीनन इसराइल के ख़िलाफ़ है, ज़ायनिज़म के ख़िलाफ़ है, सहूनियत के ख़िलाफ़ है। तमाम यहूदी जो हैं वो इस ज़ायनिस्ट स्टेट के साथ नहीं हैं। यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मुसलमानों की तरह इसराइल की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, नस्ल परस्ताना पॉलिसीज़ हैं, वो उसके नाक़िज़ हैं, वो उसकी तनकीद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मुस्लिम ममालिक की जो रूलिंग एलीट है या हुक्मरान तबका है वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इसराइल के साथ था, है, और उनका मुफाद जो है वो उनको ये कहता है कि तुमने आइंदा भी इसराइल के साथ रहना है। अब उनमें इखलाकी जुर्रत का फुकदान है, वो खुलकर इसराइल की हमायत नहीं करते क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो वो खामोश रह के इनडायरेक्टली वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और इन ताकतवर लोगों की वजह से जो फ़लस्तीनी हैं वो भी आपस में लड़ते हैं। आप देखें ना, एक बड़ी बदकिस्मती है कि एक फ़लस्तीनी रियासत है, छोटी सी और कमज़ोर सी रियासत है, तो उसका जो एक हिस्सा है जो वेस्ट बैंक है, जो दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारे का इलाका है, वहाँ पे PLO की हुकूमत है, और उसका जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे गज़ा है वहाँ पे हमास की हुकूमत है। और आजकल तो खैर ये एक दूसरे से नहीं लड़ते, लेकिन माजी में ये आपस में लड़ते रहे हैं। इसराइल की मुखालफत करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, उसकी पॉलिसियों की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें थोड़ी अपने आप में इतनी जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ की वो रूलिंग एलीट जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, जो कि इसराइल से दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद है, वो खुलकर सामने नहीं आते। वो चाहते हैं आप और मैं उनके एजेंडे की तकमील करें। अपने भी इशूज जो हैं वो चलते रहे हैं इन द पास्ट। अच्छा, ये बताएं मीर साहब कि इजराइल की नस्ल कुशी के बराबर वाली जारियत को तो ऑब्वियसली शुरू है, अब 1 साल होने वाला है। शायद इजराइल के अपने अंदाज़ों से ज़्यादा ये जंग जो है ये मुश्किल साबित हो रही है। तो इस मौके पर
क्या ये समझना गलत होगा कि हालिया कॉन्फ्लिक्ट का इख्तिताम जो भी हो, व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ इट, मसला फ़लस्तीन का कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल सकता है? मुझे फिलहाल मसला फ़लस्तीन का कोई हल निकलता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि जिस तरह कश्मीर के मसले पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पे भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उन सब रेजोल्यूशंस को इजराइल ने वायलेट किया है। और देखें, इस वक्त जो इजराइल ने अपना जो कैपिटल बनाया हुआ है वो यरूशलेम को बनाया हुआ है, यानी बैतुल मक़दस को बनाया हुआ है, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उसकी ये खुली वायलेशन है। और आपको यकीनन शायद पता ही होगा कि जो यरूशलेम है यानी कि बैतुल मक़दस, ये ना इंटरनेशनल लॉ के तहत ना ये इजराइल के पास होना चाहिए, ना ये फ़लस्तीनियों के पास होना चाहिए, ना ही किसी थर्ड कंट्री के पास होना चाहिए। इसकी ओनरशिप सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास है, और यूनाइटेड नेशंस जो है इस इंटरनेशनल सिटी को गवर्न करने का जिम्मेदार है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का उस पर कंट्रोल ही नहीं है। उस पर कंट्रोल किसका है? इजराइल का। इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया था 1967 में। तो मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन फौरी तौर पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर नेतन्याहू को रोका ना गया, अगर उसको रोका ना गया तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे, और अगर खुदा ना ख्वास्ता मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसका रद्दमल पूरी दुनिया में होगा, और रद्दमल सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं होगा बल्कि जो इजराइल की सरपरस्ती करने वाले ममालिक हैं इनके खिलाफ भी बहुत शदीद रद्दमल होगा। मीर साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि यूनाइटेड नेशंस का क्या अब एग्जिस्टेंस क्या रह गई है, मतलब अच्छा, क्या कहाँ कर सकते हैं? अगर कोई थोड़ा बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, इस सारे तनाज़े में अगर कोई थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस या अहमियत यूनाइटेड नेशंस की बची भी थी ना फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहली बार नहीं हम कह रहे हैं, हाँ। सॉरी मुझे नहीं पता कि क्या बची थी, क्योंकि पहले भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में अहमियत थी भी, तो वो अब वो जो एक पूरा इदारा बनाया था और दुनिया ने मिलकर बनाया था ताकि बैलेंस रहे, वो बैलेंस आउट हो गया। आइंदा कभी कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, वो बैलेंस आउट हो गया, क्योंकि उसकी अहमियत क्या रह गई है ये तो आप सबके सामने ही है। दे शुड रियली उसको दोबारा से करना चाहिए या फिर बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दे। 41,000 शहीद कर दिए, पूरा शहर जो है वो खंडर में बदल गया, और अब भी चैन नहीं आ रहा इजराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ, ऑब्वियसली हम बिल्कुल उसी की बात की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, इजराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ें अब बुलंद से बुलंद तर होती जा रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई गज़ा के बच्चों के लिए सिर्फ बात ही नहीं कर रही बल्कि अमली तौर पर भी कुछ ऐसा कर रही हैं जिनसे उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क पड़े। अब एग्जैक्टली वो क्या है देखें। इसराइल के गजा पर हमलों को 1 साल होने के करीब है, और इस 1 साल में यूं तो मलाला यूसुफजई बात करती ही रही हैं, लेकिन क्या कीजिए उनके मुखालिफिन का, जिन्हें मलाला का स्टांस कमजोर लगा। बहरहाल वो अपने मिशन से नहीं हटी, और उनका ताज़ा तरीन ऐलान ये साबित करता है कि इस इंसानी अलमिये पर वो अपने नकादों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, कुछ किरदार भी अदा कर रही हैं। मलाला ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया है कि उनकी तंजीम मलाला फंड गजा मुतासरीन के लिए मजीद $3 लाख जारी कर रही है। ये रकम फलस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली 3 इंसानी हुकूक तंजीमों को दी जाएगी। इस फंड से मुतासरा खानदानों के लिए खैमों का बंदोबस्त, गजा के बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी, तालीम और तिब्बी इमदाद का इंतजाम किया जाएगा। जंग के सदमे से गुजरने वाले बच्चों की नफ्सियाती काउंसलिंग में भी मदद हासिल होगी। मलाला यूसुफजई ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल गजा के बच्चों पर बम बरसा रहा है, घर और स्कूल तबाह कर दिए, ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। पता है, साथ विजुअल्स देख रहे होते हैं और इतने बच्चे और उनकी आंखों में, मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर, इसी चीज़ में वो ग्रो अप भी करेंगे, वो बड़े भी होंगे। यही देखा है उन्होंने, उनकी ज़िंदगियाँ स्टार्ट ही ट्रेजेडी से हुई हैं। कितनों के तो पैदा होते ही माँ बाप शहीद हो गए। सो या इजराइल को भी जाहिर है अब हर जगह जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन अब अफसरान समेत 8 हलाकतों की तस्दीक जो हुई है, जब डेड बॉडीज़ वापस आती हैं ना किसी भी ताकतवर मुल्क में, तो फिर जंग बुरी तो लगती है, सबको ही लगती है फिर बुरी। नहीं, लेकिन आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ उनके अंदर से कोई मुखालफत रहेगी। पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे, कुछ अरसे से माजी की तरह खुद को मनवाने के जतन कर रही है, कुछ कामयाबियां भी हुई। अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचे, ओमान में इवेंट जीता। जब ये बातें हो रही थी हॉकी फेडरेशन से ही वाबस्ता खबर ने हॉकी फेडरेशन के अंदर चलने वाले इख्तियारात की जंग और बेइंतजामी का पोल खोल दिया है, और अब भी ये कह रहे थे कि अभी भी अगर कुछ बुरा है ना, तो ये जो
पॉलिटिक्स ऑफ द फेडरेशन है ना ये नहीं बढ़ने देती आगे हॉकी को। ये सिर्फ हॉकी नहीं है, जो फेडरेशंस हैं, आई एम सॉरी टू से, हम माशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, जो खुद अपने ताई कुछ कर रहे हैं, वो सारे वापस आके यही कहते हैं कि फेडरेशंस आर द इशू। 2 रुकनी अदालती बैलिफ फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद की गिरफ्तारी के लिए पीएचएफ के दफ्तर पहुंच गया। तौहीन अदालत के इल्जाम में उन्हें हथकड़ियां लगाकर पेश करने का हुक्म दिया गया। साबिक सेक्रेटरी पीएचएफ हैदर हुसैन ने अदालत में रिट दायर कर रखी है कि ओलंपियन राना मुजाहिद ने दफ्तर पर जबरदस्ती कब्जे, दफ्तरों पे कब्जों की बातें हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा बाय द वे ये बड़ी कॉमन बात है, आपको पता है मैं शौक में नहीं गई कि दफ्तर पे कब्जा कर लिया जी, बैठ गए। अदालत ने राना मुजाहिद को सीट पर बैठने से रोक रखा है, लेकिन वो बदस्तूर सरगर्मियां सरअंजाम दे रहे हैं। अदालत ने 3 अक्टूबर यानी आज हर हाल में राना मुजाहिद को तलब कर रखा है। पाकिस्तान हॉकी की कुछ अरसे से परफॉर्मेंस यकीनन बेहतर हुई है, लेकिन लड़के अकेले क्या कर लेंगे जब फेडरेशन के अंदर ये खींचातानी, ये लड़ाइयां, ये क्या उसे कहते हैं, क्या है, एक हमारा फेवरेट है ना। हाँ लेकिन एक मेरे दिमाग में भी आ रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकती। गेस्ट पे आ जाते हैं। चलें जी, हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि एक्चुअली ये कब से लड़ाई है। सुहेल इमरान, ये राना मुजाहिद कौन है, क्या हो गया इनको, क्यों इन्होंने छापा मार के बैठ गए हैं दफ्तर पे कब्जा करके? अब्दुल्ला रुमा, 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिनका मैं यहाँ पर जरूर तज़किरा करूंगा। पहले तो जिस इशू की जानब आपने तवज्जो दिलाई है या जो पूछा है वो राना मुजाहिद का है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक ऐसी जगह, खैर दूसरी फेडरेशन भी हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, यहाँ पर चाहते ये लोग हैं कि मैदान में आस्ट्रोटर्फ पर तो हॉकी ना हो, लेकिन जो दफातर हैं उसकी जो ओहदे हैं उनकी खींचातानी सारा साल जो 12 महीने वो लगी रहे। हैदर हुसैन आते हैं, उसके बाद थोड़ा सिनारियो चेंज होता है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद राना मुजाहिद उस सीट पर विराजमान हो जाते हैं और हैदर हुसैन अदालत से रुजू करते हैं कि जो लेटर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानब से जारी किया गया है राना मुजाहिद की तरफ से, वो जाली है और वो गलत तरीके से उस ऑफिस में बैठे हुए उन्हें काम से रोका जाए। अदालत स्टे ऑर्डर जारी कर देती है और उसके बावजूद काम जारी रखते हैं राना मुजाहिद। हैदर हुसैन दोबारा चले जाते हैं अदालत और वहां जाकर बताते हैं कि आपके ने जो हुक्म दिया था, उनको काम से रोका था, स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो राना मुजाहिद तो उसी तरह काम करें और काम क्या करें वो आपको पता ही है क्या हो रहा होता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। अच्छा खैर, वो अदालत से कहते हैं कि ये तौहीन अदालत हो रही है, तो तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी होता है, तलब किया जाता है, नहीं आता है तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है मुकामी अदालत की जानब से एक बैलिफ को भेजा जाता है कि उनको जाकर जो उनके सम्मन है, जो उनको बुलाया जाए, वो पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कि अगर वो नहीं है तो उनको पेश किया जाए किसी भी तरीके से। तो कल बैलिफ आया, बड़ी एक बदकिस्मती थी कि हम लोग ने देखा कि वहां पर दोनों तरफ से गेटों पे ताले लगे हुए हैं और कुछ मुलाजमीन जो बेचारे 3-4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, वो उन्होंने ताले लगा के दोनों तरफ से अपने आप को अंदर रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था। बैलिफ आता, बैलिफ आके ताले देखता है कि ताले लगे हुए हैं और वो 10-15 मिनट उसने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, क्योंकि राना मुजाहिद जो है वो वहां पर हॉकी फेडरेशन के दफातर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद नहीं थे। वो इस्लामाबाद में है जहां पर नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, तो वो बैलिफ वापस चला गया। आज जो कानूनी कार्रवाई होगी अदालत में, जो बताया जाता है, जो होता है अगला स्टेप होता है वो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब लेकिन एक सेकंड ये मुझे बताएं सुहेल के ये राना मुजाहिद की बैकिंग, मतलब इतने ही अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं कि मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता। हम किसी एक को मतलब आई वांट टू नो कि ये बता दें कि इसमें हम क्या ये फैसला अभी इस करने की पोजीशन में हैं कि कौन गलत है कौन सही है, या बस हर एक का अपना अपना कसूर है और इसका कोई आइन, कोई कायदा, कोई कानून तो होगा ना। तो डिफाई कर रही है, वो तो डिफाई कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा अब्दुल्ला रहमा, ये जो कांग्रेस का इजलास होता है, क्योंकि सेक्रेटरी की जो मंजूरी होती है वो कांग्रेस के इजलास में ली जाती है। अब कांग्रेस के इजलास भी 2 वे में, एक हैदर हुसैन ग्रुप का कह लें आप, और जो सिंध में हुआ था उसका, और दूसरा ये वाला तारिक बुगटी के ग्रुप में हुआ था। और तारिक बुगटी ने जो अपना सदर है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने जो कांग्रेस का इजलास बुलाया था, उन्होंने कहा मैंने आइन और कानून के मुताबिक बुलाया और यही कानून है। अब ये देखें कि अदालत में केस तो बहुत पुराना चल रहा है,
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जो राना मुजाहिद हैं वो अपने तौर पर ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इसकी मंजूरी ली है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लेटर जारी किया हुआ है, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने उनको मुबारकबाद दी हुई है, उन्हें मंजूरी दी हुई है। अब इसका फैसला कौन करेगा, क्योंकि आपकी जितने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो राना मुजाहिद को तस्लीम कर रहा है, तारिक बुगटी को तस्लीम कर रहा है। राना मशहूद जो हैं वो मुलाकातें जो करते हैं वो इनके साथ करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम जो भेजी थी, जो अभी रिसेंटली भी या रिसेंट पास में बैरून मुल्क गई है, वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से भेजी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो फंड्स दिए थे वो भी तारिक बुगटी को दिए थे। तो इसलिए ये एक पुराना केस है जो चलता हुआ आ रहा है, और उसी की वजह से ये हो रहा है। राना मुजाहिद गैर कानूनी तौर पर नहीं बैठे हुए, क्योंकि अगर कांग्रेस का इजलास आईनी और कानूनी था जो तारिक बुगटी ने बुलाया था सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, उसके मुताबिक तो राना मुजाहिद सेक्रेटरी हैं और वो दुरुस्त अंदाज में बैठे हुए हैं। लेकिन ये केस अदालत का उससे पहले का चल रहा है, इसी वजह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में। तारिक बुगटी PHF के सदर ने की थी। उन्होंने कहा कि जो ओहदे हैं, जो सेक्रेटरी का फैसला होना है वो कांग्रेस में फैसला होना है, ना कि अदालत में होना है। और कांग्रेस ने राना मुजाहिद को सेक्रेटरी चुना हुआ है, वो मंजूरी दी हुई है, तो इसलिए राना मुजाहिद है। अगर हमें अदालत बुलाती है इस हवाले से, जब भी चले अब तो अदालत ने फैसला करना है तो फिर अदालत ही अहकामात माने और पेश हो उनके सामने, ताकि फैसला वंस एंड फॉर ऑल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। इससे पहले हम हॉकी की बात कर रहे थे तो क्रिकेट की बात कैसे ना करें। बाबर आजम की कप्तानी का बाब खत्म हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। अब खत्म हो ही गया तो फिर बाबर आजम ने मंगल की शब व्हाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। वनडे और T20 में पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा ये हम कल से गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या लेकिन गेस्ट में नाम किसका आ रहा था? मोहम्मद रिजवान का। यस, तो उनका नाम जो है वो बड़ा मजबूत तरीन उम्मीदवार कैंडिडेट के तौर पे वो आ रहा है। और कुछ हल्के T20 क्या राय है? डेफिनेटली एक्चुअली रिजवान के लिए तो मैं पहले से ही सोच रही थी कि रिजवान कुड बी अ वेरी गुड नॉट। अच्छा, ये हम सबसे राय पूछ रहे हैं, हमने इनकी राय पूछी, हमने आपकी राय पूछी, तो आप लोग क्या कहते हैं ये सुने। हमारा डोमेस्टिक सर्किट है ना, वो इसलिए करवाया जाता है कि ताकि प्लेयर्स मैच्योर हों। तो कप्तानी में भी उन लोगों को कप्तान बनाया जाता है कि जो कि मैच्योर हों, ताकि अगली क्रिकेट में उनको मौका दिया जा सके। तो आई थिंक सो कि शादाब खान इज़ अ गुड कंटेस्टेंट फॉर दिस। अगर इस बंदे की 1-2 मैच की परफॉर्मेंस की वजह से या टीम अच्छा परफॉर्म ना करे, तो अगर बाबर आजम को हटा दिया जाता है ना, तो इसके साथ ये नाइंसाफी है। अभी तक जो हमारा परफॉर्मर प्लेयर है ना वो फ़खर जमान है, और वो सीनियर भी है अभी इन सब से, और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। मैं समझता हूँ कि वनडे और T20 में फ़खर जमान होना चाहिए। देखिए रिसेंटली अभी जो परफॉर्मेंस है रिजवान भाई की, तो रिजवान भाई क्या बनता है T20 में और वनडे में? वनडे और T20 का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान होना चाहिए, क्योंकि वो अग्रेसिव भी है और वो गेम सिचुएशन को लेके चलता है। पीछे रिजवान रह जाते हैं, सीनियर प्लेयर है रिजवान की, कैप्टनसी की जो स्किल्स हैं PSL में खासा अच्छा जा रहा है रिजवान। कप्तान बाबर आजम तो वैसे ठीक था, अगर उसकी जगह अगर उसे अब हटाया जा रहा है या वो नहीं बनना चाह रहे कप्तान, तो मेरे ख्याल में सेकंड जो ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। किसी और को जो है जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी हो और टीम को साथ लेके भी चल सके, उनको कप्तान देना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी कप्तान बने तो अच्छा ही जो है ना खेल पेश करें, ताकि जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान को कप्तान होना चाहिए, तो शायद बेहतर है, कुछ अच्छा खेल जाए। लेकिन उम्मीद नहीं है इनसे, जब भी कोई भी कप्तान आया तो उन्होंने कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। कप्तान तब्दील नहीं होना चाहिए, और बाबर आजम को अगर कोई मसाइल का सामना है तो बाबर आजम को एतमाद में लेना चाहिए। PCB को चाहिए कि वो उन्हें एतमाद में लें। शहनशाह अफरीदी को बनाते तो उनको लॉन्ग टर्म मौका दें, ताकि वो कैप्टेंसी को, अपने खिलाड़ियों को, अपनी मैनेजमेंट को उनको पूरी तरह बेहतर बना सकें। वैसे टीम का इतना हाल अच्छा तो नहीं है, शायद रिजवान को बनाए अच्छा बन जाए। बाबर आजम को होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है बाबर आजम पाकिस्तान में बाद ऐसा खिलाड़ी है जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है। और कैप्टनसी देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी के लिए अच्छे रहेंगे, और फ्यूचर में अगर बात की जाए तो मोहम्मद हारिस भी अच्छे कैप्टन आ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखना है तो सबसे जो एक्सपीरियंस लड़का है वो मोहम्मद रिजवान है। मैं समझता हूं कि रिजवान से कोई बेस्ट ऑप्शन या बेटर ऑप्शन है ही नहीं। मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान बोर्ड के लिए। बाबर आजम बेस्ट है क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छा करता है, वो बंदे को अच्छा समझाता भी है। क्रिकेट में मेरे ख्याल में रिजवान बेस्ट चॉइस है हमारे पास। ये जो हमारी टीम में से सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कैप्टन था वो बाबर आजम से अलावा कोई नहीं है अभी।
अगर उसके अलावा होना भी चाहिए तो फिर मैं बोलूँगा मोहम्मद रिजवान होना चाहिए इसके लिए। इस वक्त कैप्टन जो अच्छा खिलाड़ी है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उससे रखें, मना नहीं है। बाबर आजम भी अच्छा है और मैक्सिमम और खिलाड़ी जो है अपने पाकिस्तान टीम के वो भी बेहतर है। इस टाइम पे अगर कैप्टन हमारी नज़र में सबसे बेस्ट है तो सरफराज अहमद है, क्योंकि उनको जिस तरह बाहर करा गया है उनको करना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वनडे और T20 में जो कैप्टन होना चाहिए उसे शाहिन अफरीदी को होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यंग ब्लड की ज़रूरत है और यंग ब्लड के अंदर जो है वो परफॉर्मर भी हो, कंसिस्टेंट हो, तो उसमें रिजवान इसके ऊपर पूरा उतरते हैं। रिजवान को देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है और अपनी टीम को भी जिता रहा है PSL में और डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा कर रहा है। रिजवान ही गुड चॉइस है और क्यों होना चाहिए का रीज़न ये है कि आपस में ग्रुपिंग हुई भी है, ऐसा लग रहा है, बाकी तो बोर्ड को पता होगा। देखें, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो सरफराज से अच्छी परफॉर्मेंस T20 में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी की नहीं रही। ओवरवेलमिंग आप लोगों का रिस्पांस है कि रिजवान शुड बी द कैप्टन, ही इज अ सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस। बहुत से और नाम आया भाई, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद का वापस आ गया नाम, शादाब और मोहम्मद हारिस का भी नाम लिया गया। हम इन नामों पे भी गौर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम अब चूंकि एक बाब खत्म हुआ है तो उसका एनालिसिस भी थोड़ा सा टच करना होता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी आपकी ही राय में था कि बाबर को ही होना चाहिए था कि कैसे वो चले गए। खैर एनीवे, वो तो उनका अपना फैसला था। ये आपकी राय है तो राय तो हमारा, राय आपकी आवाम तक पहुंचाना, आवाम की राय आवाम तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ कप्तान रहे हैं। राशिद भाई थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आप बाबर आजम की कप्तानी के दौर को किस नज़र से देखते हैं? डू यू रेट हिम एज अ सक्सेसफुल कैप्टन, एन एवरेज कैप्टन और नॉट सो गुड कैप्टन? एक ज़माने तक बड़े अच्छे कैप्टन रहे, जब तक बोर्ड स्टेबल रहा। एहसान मानी सरफराज के जाने के बाद जब तक कैप्टन बने वो, तो एक अच्छा टाइम गुजरा एहसान मानी साहब का, तकरीबन 2.5-3 साल गुजरे। तो जब बोर्ड स्टेबल होता है, आपके पास चेयरमैन एक ही होता है, CEO एक ही होता है, तो फिर काम अच्छा हो जाता है। उसके बाद रमीज राजा आते हैं, वो भी थोड़ा सा टाइम गुजारा। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा। हम सेमीफाइनल भी खेले, हार गए ऑस्ट्रेलिया से UAE में, एंड 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हारे, फाइनल हारे, तो रीच किया हमने सेमीफाइनल फाइनल। उसके बाद बोर्ड चेंज हुए, दका साहब आते हैं, सेठी साहब आते हैं, नकवी साहब आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आई हैं। उसमें कैप्टनसी भी चेंज आई है, व्हाइट बॉल से भी, टेस्ट मैचेस में भी चेंजेस आई हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि फिर कैप्टन भी थोड़ा सा रिफ्ट तो आ गई थी टीम के अंदर। शाहीन अफरीदी को बनाया, फिर बाबर को बनाया, फिर बाबर रिजाइन कर जाते हैं। तो बोर्ड का स्टेबल होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। एक हद तक बहुत अच्छा कप्तान रहे वो, लेकिन बाद में 2 वर्ल्ड कप हारे। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ ODI वो, फिर अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज तो जा भी नहीं सके, वो डिजास्टर हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। तो पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं रही। जिन्होंने कप्तान बनाया था बाबर को, अगेन वो तो 3 तो बंदे हैं ही नहीं। मोहम्मद यूसुफ छोड़ गए, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। असद शफीक अभी हैं, तो आपकी जो जिन्होंने रखा था वही चले गए, तो फिर बाबर का भी स्टे करना मुमकिन नहीं था। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, ये हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि जब बोर्ड स्टेबल नहीं होता, एंड वी हैव बीन आस्किंग हमारे एक्सपर्ट्स भी कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता ही, और हमेशा हमें जवाब यही मिला कि नहीं प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्लियरली उनको मैटर करती हैं, क्योंकि यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जब से ये एक सर्कस या म्यूजिकल चेयर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कि जका साहब, सेठी साहब, नकवी साहब, मतलब ये सारा एक दायरा ही घूमता रहा है और हमारी टीम ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट उसमें। अब ज़रा ये भी बताइएगा कि बाबर की परफॉर्मेंस, आपको लगता है अब कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हट जाएंगी, और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि मैं तो अपनी प्ले पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, और उनके कहने से ये लगता है कि उनके साथ थोड़ा सा ये अनफेयर ही हो गया कि उनकी गेम ख़त्म हो गई। वो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड के मसले, यही हुआ होगा उनके साथ, आपको लग रहा है? नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो छोड़ के गए। ये अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हैं, बाबर के टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन 60 का एवरेज है उनका, एज ए नॉन कैप्टन उनका 54 का है। सेम चीज इन ODI में भी उनका एवरेज बहुत हेल्दी है और एज ए कैप्टन बहुत अच्छा है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक गिल्ट था उनके अंदर, जो मालूम चला है जराए से, कि शाहीन अफरीदी नाराज जब हुए तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कैप्टनसी। वो शायद बता के करनी चाहिए थी, तो वो शाहीन को पसंद नहीं आया। और बाद में आपने अमेरिका की खबरें सुनी, बाद में यूसुफ से शाहीन का हुआ, तो बहुत सारी चीजें हुई।
वो गिल्ट कैरी कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे प्लेयर्स का, जिसमें फखर भी हो सकते हैं, इफ्तिखार भी हो सकते हैं। उन्होंने माइंड किया था इस चीज़ को कि बाबर को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, तो एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो सिलेक्शन कमेटी उनके घर गई, उन्होंने मनवा लिया, क्योंकि पहले बाबर बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और अब शायद जो गिल्ट था उनका वो शायद खत्म हो जाए। बैटिंग का उनका अभी रिसेंटली 14-15 इनिंग जो हुई है टेस्ट क्रिकेट की स्पेशली, वो बहुत अच्छी नहीं गई। शायद वो टेस्ट क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं। इनका एवरेज 47-48 का है। वो चाहते हैं यूनुस खान, जावेद मियांदाद इंतजाम की तरह या मोहम्मद यूसुफ की तरह उनका नाम आए और वो 55 की एवरेज हो और वो अच्छा खेले, और ये राइट टाइम है उनका कमबैक करने का एज ए बैटर। जी absolutely, there's so much cricket, we are hopeful and we are sure that there's so much cricket left in him कि वो कम बैक करेंगे और अच्छा खेलेंगे। अच्छा, अब जाहिर है इनकी जगह भी किसी को आना है। हमने आवाम की राय भी अभी सुनी है, बहुत से लोग रिजवान का नाम ले रहे हैं, कुछ फ़खर जमान का नाम ले रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं बाबर के साथ ही ज़्यादती हुई है, कुछ ने तो सरफराज की याद दिला दी। आपकी भी कोई राय होगी? हाँ, आपने तो राय दे दी है, मीडिया की राय होती है ना, वो 70% 80% रिजवान की तरफ। रिजवान को अगर बनाना होता ना तो ये रिजवान बन जाते यहाँ पे जब बाबर बने। कुछ हिस्से में इनको ये मकबूल नहीं है जो हाई अथॉरिटी है, सैरोगेट के मसाइल हो जाए मुल्तान सुल्तान के और बाद में मसाइल हो जाए, वो खड़े हो जाते हैं सामने प्लेयर्स के लिए। वो लीडर है, जैसे सरफराज एक जमाने में लीडर रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान को कप्तान नहीं चाहिए, रिजवान जैसा लीडर चाहिए। लेकिन ऊपर ऐसे लीडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। शायद मीडिया के फोर्स जो जिस तरह से अभी आपने आवाम की राय ली है उसमें 90% जो मैंने सुना वो रिजवान के हक में है, लेकिन हायर अथॉरिटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं तो फिर मसले तो फिर वो सेम टू सेम वही हो जाएंगे कि जितना भी कॉम्पिटेंट लीडर आ जाए, बेशक रिजवान हो या उस स्लॉट को जो भी भरे, वो हायर अप्स के साथ हमेशा ही मसले रहेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो मामले अभी तय नहीं हुए। तो इस स्लॉट नहीं तो मतलब क्या किसको किस रिजवान के नाम पे एतराज है? इज इट जस्ट एन असम्पशन या आपके पास? नहीं, असम्पशन नहीं है, मैं कभी असम्पशन पे बात नहीं करता, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिंक होता हूँ प्लेयर्स के साथ भी और अथॉरिटी के साथ भी होता हूँ। तो इसमें ये कंफर्म है, क्योंकि जब इनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, न्यूजीलैंड में बनाया था, बड़ी फोर्सफुली बनाया गया था। वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं थी। जब पाकिस्तान टीम 4-1 हारी न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो इनको अनाउंसमेंट हुई होगी कि रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप तो ये कैप्टन ही का था ना। तो जो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे वो फिर हट गए। उसके बाद नेक्स्ट कैप्टन तो आना किसको था? वो रिजवान को आना था, लेकिन उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया गया रिजवान को। और अभी भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी जो मालूम किया है, वो यही है कि रिजवान के लिए शायद 1-2 लोग हैं वो फेवर में है, वो फॉरनर हैं, बाकी पाकिस्तान अथॉरिटी फेवर में नहीं है। होप के हो जाए और पाकिस्तान को अच्छा लीडर, अच्छा कैप्टन मिल सके। चलिए लेट्स होप कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कैप्टन मिल सके। वैसे हम इंग्लैंड की सीरीज़ पे आपसे बात करते रहेंगे सर्टनली, लेकिन क्या लगता है आपको कैसा परफॉर्म करेंगे हम? मतलब टीम तो पहुंच What are our chances? उस दिन भी बात हुई थी, मैंने कहा पिच अच्छी बनानी चाहिए उनको कि अपनी फेवर में, अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। लेकिन इंग्लैंड की टीम वो जिस स्ट्रेंथ पे खेलती है, पावर प्ले की तरह पूरा टेस्ट मैच खेल जाती है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले और स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करे, अपनी पेसर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ना करें। जरूर शाहीन है, नसीम, 2 हमारे पास अच्छे पेसर हैं, लेकिन जाहिद लेग स्पिनर है हमारे पास, अबरार है, नोमान है, इन तीनों के साथ हमें जाना चाहिए और अच्छे ट्रैक बनाना चाहिए। क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच इंग्लैंड से हम खेले मुल्तान में, वो अच्छा था। हम हार जरूर गए लेकिन क्लोज गए थे। तो 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में है। देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन नो डाउट अभी पाकिस्तान की टीम बड़ी पस्ती का शिकार है और इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो है, अभी पाकिस्तान की टीम सर्टनली अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर भी हम उम्मीद रखेंगे और हम अपनी टीम को सपोर्ट करने, चेयर करने जाएंगे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्तान में आप रौनक लगा दें। वहाँ रौन के वैसे तो फैसलाबाद में भी बड़ी लगाई है उन्होंने विद द चैंपियंस का। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब फॉर बीइंग विद अस। और ऑफ कोर्स हमारी हमेशा बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ होती है, लेकिन कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत भी है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड की टीम विच इज़ नोन
कि उन्होंने एक नई तरीके की टेस्ट जो है उन्होंने खेलना शुरू किया। मगर राशिद भाई की बड़ी अच्छी डिफरेंट अप्रोच है। वो कहते हैं जी वो जो करते हैं इसका मैं बहुत बड़ा मद्दाह नहीं हूँ, फैन नहीं हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड। हाँ वो अदिल भी सो मेनी और इसके नतीजे नहीं निकलते उनके हक में, जीतते नहीं है वो मैच। अच्छा चले ठीक है। अब खैर अब हम खेलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं या ट्रेडिशनल वे में। एक बड़ी ही ज़बरदस्त मेहमान से हमने आपकी मुलाकात करानी है। एक तिब्बी निज़ाम का हमारे जहनों में जो रिवायती एक नक्शा है, उसमें एक अच्छा अस्पताल, बहुत सामला और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब ठीक है ज़ाहिर है, लेकिन जदीद हेल्थ सिस्टम का आइडिया अब बदल रहा है। हमने बीच में देखा टेली मेडिसिन ने कितना हेल्प किया है लोगों को, इवन ड्यूरिंग द कोविड, इवन आजकल भी। ये एक निज़ाम है जिसमें ना सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे बल्कि कम्युनिटी भी एक हिस्सा होती है। एक नया निज़ाम है। आखान अस्पताल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर शोबा पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ का काम करने वाली डॉक्टर ज़ारा हुद बॉय ऐसी ही एक खातून हैं जो एक ऐसे निज़ाम की तख्लीक पर 10 बरस से काम कर रही हैं। बहुत सी रिसर्च है इन्होंने की और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए इनको बहुत सारा डेटा दरकार था जो इनके पास अब मौजूद है, और उस बुनियाद पर जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए एक नया एक यूनिक सिस्टम इनकी तरफ से डिज़ाइन किया गया है और इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इन्हें नामज़द किया गया है मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के गोल कीपर्स अवार्ड के लिए। डॉक्टर ज़ाहरा हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या नई चीज़ें हैं जो नई ईजाद हैं वो लेके आई हैं। डॉक्टर कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू फॉर दिस ऑनर। अब ये बताएं कि हम अगर डिफरेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, व्हाट्स डिफरेंट, क्योंकि हम तो एक ट्रेडिशनल कि किस तरह हॉस्पिटल्स होने चाहिए, किस तरह इट शुड वर्क, डॉक्टर्स होने चाहिए, हम उसमें फंसे हुए हैं। क्या नई चीज़ है? जब हम बात करते हैं ना हेल्थ के बारे में, तो देयर इज़ इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ, यानी एक इंसान जो बीमार है और सीख करता है हेल्थ केयर एट अ हॉस्पिटल। पर जब हम लार्जर हेल्थ सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं, हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं कि उनको कैसे उनकी हेल्थ को, उनकी वेलबींग को कैसे बेहतर किया जाए। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इसी एरिया में है कि हाउ डू वी वर्क विद पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज़ ताकि हम उनको अपलिफ्ट कर सकें, हेल्थ वेलबींग एंड अदर एरियाज। ये जो हम नए सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कम्युनिटी इस हेल्थ वेलबींग का हिस्सा है, इसके आप सेलेंट फीचर्स हमें समझा सकती हैं कि यू नो पॉइंटर्स, दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क और दिस इज़ हाउ इट शुड बी। आपने जो रिसर्च की है क्या मॉडल है वो और किस पे बेस किया है? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि कहाँ ये ऐसा काम कर रहा है जिसको आपने देखते हुए सोचा, जैसा डेटा लिया कि दिस इज हाउ वी शुड डू इट एज वेल। सो हम इस शोबे को पब्लिक हेल्थ कहते हैं इन ब्रॉडर टर्म्स, एंड एज द नेम सजेस्ट ये इंडिविजुअल्स की हेल्थ को तो ऑफ कोर्स देखता है बट ये लार्जर सिस्टम्स को देखता है। तो हाउ डज इट, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मदर एंड चाइल्ड है, ऑफ कोर्स मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हूँ, तो दैट इज़ द एरिया आई बीन वर्किंग इन। और हमारे पास ऐसी कम्युनिटी साइट्स हैं जहाँ हमने ओवर द इयर्स रैपो बिल्ड किए हैं इन कम्युनिटीज़ के साथ। सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान जहाँ आखान यूनिवर्सिटी की प्रेजेंस है विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्टनर्स हैं, एंड ट्राइंग टू सी कि वहाँ पे हम ऐसे क्या इनोवेशंस ला सकते हैं जो हेल्थ को बेहतर कर सके, एंड इन माय केस स्पेशली मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो क्या लाएं आप, क्या इनोवेशन ला के देखा गया? कोई एग्जांपल? सो जो गोल कीपर्स जिस सिलसिले में मिला है वो है ये सैशे। अच्छा, एक छोटा सा 5 ग्राम सैशे। क्या है ये सैशे? राइट, सो जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वी नो कि हमारे पास जो है गिज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत है। ठीक है, गिज़ा की किल्लत है, जिस तरह की बिल्कुल गुर्बत है, फूड इनसिक्योरिटी है, एक्सेस नहीं है, सो बहुत सारी वजूहात की वजह से द मदर इज़ डिप्राइव्ड जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक माँ को चाहिए फॉर हर ओन वेल बीइंग एंड ऑल्सो फॉर द बेबी। जो अभी रिकमेंडेशन है वो है आयरन और फॉलिक एसिड, जो फॉलाज जिसको हम कहते हैं, वो माँ को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन the world has started moving towards another product जिसको हम कहते हैं multiple micronutrient supplementation MMS, जिसमें 15 vitamins हैं डिफरेंट किस्म के, आयंस एंड विटामिन A to E। पाकिस्तान भी इस तरफ कोशिश कर रहा है कदम बढ़ाने की कि 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन कैन गेट दिस इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। जो हम प्रपोज कर रहे हैं MMS प्लस। MMS प्लस मतलब 3 एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है माँ, बच्चे की इमीडिएट हेल्थ, जब बच्चा पैदा हो 6 months लेटर उसकी ग्रोथ कैसे होती है,
एंड इवन फर्दर, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को बीमारी से बचाना इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो डेवलप कैसे करेगा एज एन इंडिविजुअल, वो कैसे स्कूल में परफॉर्म करेगा, वो कैसे कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा. सो वी बिलीव दैट द 3 एडिशनल जो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कैन हेल्प विद द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वेल. इक्विप करेंगी उस चीज को जहां आप पहुंचना चाह रही हैं. सो दिस वुड स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज और उसके बाद इट कैन कंटिन्यू एज वेल. माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तब ये लेती रहेगी, फिर क्या ये बच्चा लेता रहेगा या बच्चा? इस वक्त के लिए ये सिर्फ माँ के लिए डिजाइन है, फॉर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर डिलीवरी जब वो ब्रेस्ट फीड करती है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सैशे है, मतलब दीज आर विटामिन्स जैसे आप लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह आप लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वैसे भी, एसेंशियली तो ये वही चीज़ है. आई एम कंसर्न कि क्या हम ये सब कुछ नहीं कर रहे थे? हमारी जो मुल्क की प्रेग्नेंट खवातीन है, हमारे यहाँ औरतों को फॉलिक एसिड और आयरन खिलाना एक महाज बन जाता है. अब्दुल्ला, ये एब्सोल्युटली नहीं, महाज क्यों बन जाता है? बस होता है एक, क्योंकि देखें आयरन जो है ना थोड़ा सा इज डिफिकल्ट टू, उसके जीआई साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से होते हैं, थोड़ा सा नॉजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है. खवातीन की तबीयत इतनी इटसेल्फ खराब होती है कि वो, मेरे घर में भी एक जंग रहती थी कि प्लीज फॉलिक एसिड खा लो, आयरन खा लो, ये होता है. Would that be taken through something like this or through food supplements? So this is something that you sprinkle on food. Okay. जी. So any food. Any food. Any food. It can, इसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग है, बाहर रह सकता है, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स हम रिमेंबर सोच रहे हैं उन कम्युनिटीज का जहाँ पे अब एक्सेसिबिलिटी, अगेन वही सवाल आ गया. बिल्कुल ये मतलब हम जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, हम ये सैशे कैसे लेंगे? मतलब ये सैशे क्या अभी ये मॉडल है कि आप लोगों ने कम्युनिटी को दे के देखा और ज़ाहिर है आपने क्वांटिटी दी होगी, या अभी भी ये सैशे अवेलेबल है, ये किस तरह हुआ? सो देखें, जैसे आयरन फॉलिक एसिड जो है वो एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो एक एसेंशियल मेडिसिन में है फॉर प्रेग्नेंट मदर्स. हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि जी इवेंचुअली हम इस पे आ जाएं, बिकॉज ये एक्चुअली लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बेटर रिजल्ट्स फॉर मदर एंड द बेबी गोइंग लॉन्ग टर्म एज वेल. सो दैट इज द इवेंचुअल गोल कि ये एज पार्ट ऑफ रिकमेंडेशंस हो जाए ऑफ एंटीनेटल केयर, ये बेसिक प्रिस्क्रिप्शन हो जाए प्रेगनेंसी की. जी. अच्छा, नाउ बिकॉज पीपल आर वाचिंग अस और क्यूरियोसिटी तो हम सारों की बड़ी पीक कर गई है. दिस इज, ये एक सैशे है जो कि आप अपने खाने पे व्हाटएवर यू आर ईटिंग आप उस पे स्प्रिंकल कर दें, अनलाइक अ टैबलेट और अ पिल जो कि अदरवाइज होती होगी. टेस्टलेस, ओडरलेस, आपके खाने की टेस्ट नहीं चेंज करेगा. ये कहां डेवलप हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये सारी कहानी बताओ. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि व्हेन वी डेवलप दीस थिंग्स तो लोकली सस्टेनेबल हो. एंड वी आर वर्किंग विद अ कंपनी लोकली, फार्मास्यूटिकल कंपनी लोकली जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, बिकॉज तभी हम, अगर ये हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते तो ये लार्ज स्केल यूज के लिए कभी भी. आपको क्या रिसेप्शन मिली फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमेन जिनको आप लोगों ने अब तक प्रपोज किया है? अभी हमने इसको स्टार्ट किया है टेस्टिंग, जो इनिशियल हमने टेस्टिंग की थी, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट, राइट, जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं आप लोग टेस्टिंग, इसको हम डेवलप तो अबाउट अ ईयर से कर रहे हैं. एंड अभी हमने सिर्फ एक स्मॉल सैंपल में इसको टेस्ट किया है टू अंडरस्टैंड कि औरतें लेने को भी तैयार होंगी, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स क्यों कंज्यूम करें. एंड दे बीन वेरी विलिंग, दे आर लाइक ये बहुत इजी टू यूज है. इसके असरात उनके जब ब्लड लिए गए, टेस्ट किए गए, तो क्या हैं, बेहतर हैं? सो वी प्रपोज के बेहतर होंगे, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है. ये दिस इज अ न्यू इनोवेशन, ये बड़ी इनकलाबी चीज साबित हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है फॉर कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन. एक एतराज जो मैं फोरसी कर रही हूँ, एंड आई गेस आप लोग, यू गाइस आर इन द बिजनेस, यू वुड नो. नहीं हमारे ये सजेशन भी ना दें, नहीं दें. आई विल नॉट से इट, बिकॉज़ हमें प्रॉब्लम्स हो जाती होती है ना, हमें शक हो जाता होता है कि हम, आपको पता है ना कि पोलियो तक तो हमें अभी कतरे पिलाने में इतना प्रॉब्लम है. और इसीलिए कम्युनिटी को शुरू से इन्वॉल्व करना, जब आप इस तरह की चीजें, न्यू इनोवेटिव चीजें ला रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी का बाय इन हो, वो ट्रस्ट करें. और विद द इंस्टीट्यूशन वी वर्क, एक ट्रस्ट है इन कम्युनिटीज में. हम 20 साल से काम कर रहे हैं, तो दे नो कि हम जब एक चीज लाते हैं तो इट्स सेफ for the mother and the child. Absolutely, वो एक भरोसा जरूर होता है. If somebody wants to get this, क्या सीन है? Not readily available in the market yet. हाँ, so अभी ये रिसर्च है, बट ये इनकलाब, अब ये बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन का कहना है कि अगले चंद सालों में ये इनकलाब ला सकती है चीज. और ऑब्वियसली ये रिकग्निशन ऑफ बीइंग ऑन द राइट पाथ कि आप सही काम कर रहे हैं और सही जगह जा रहे हैं. Hence obviously you were awarded this as well. Keep doing best of luck. Thank you so much.
ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं नई चीज़ें हों, इनोवेशंस हों, दुनिया देखें किस तरह आगे जा रही है, तो हम क्यों पुरानी चीज़ों पे पड़े रहें। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड और हमारे ही अपने लोगों को ये ऑनर मिल रहा हो कि दे आर डूइंग दिस, तो एक बहुत बड़ी हमारा प्लेटफॉर्म हमारे ऐसे नौजवानों को, हमारे ऐसे लीडर्स को सेलिब्रेट करने में भी लीड करता है। सो वी वुड कीप डूइंग दैट। तहरीक इंसाफ एक बार फैसलाबाद अपने पसंदीदा मकाम डी चौक पर हर सूरत कल एहतजाज करने का ऐलान कर रही है। वैसे कल जो था उसका क्या बना? बानी PTI कह चुके हैं मुख्तलिफ शहरों में कि एहतजाज खत्म करने की कोई कॉल नहीं दी जाएगी। एहतजाज की तैयारियों के लिए PTI ने वज़ीर आला हाउस पेशावर ही को बेस कैंप बनाया हुआ है। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने कल इजलास में फैसला किया कि पेशावर से काफिले डी चौक के लिए रवाना होंगे और इस बार मशीनरी को काफिलों के पीछे नहीं बल्कि आगे रखा जाएगा। मुजाहिरीन की क़यादत हमेशा की तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे और अली अमीन गंडापुर ने कल पार्टी कारकुनों के लिए पैगाम जारी किया। छोड़ दें सब कुछ, पहले वो सुन। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी पे हमारा पुरअमन एहतजाज है और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के लोगों से, बिलखसूस पिंडी के लोगों से, पिंडी डिवीजन के लोगों से और पंजाब के लोगों से और पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप सबने वहां पहुंचना है। पख्तूनख्वा की अवाम इंशाअल्लाह मेरी क़यादत में यहां से निकलेगी और जैसे इमरान खान का हुक्म है कि इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे, चाहे हमें जितना टाइम लगे, जितनी रुकावटें डालें, जितना ये हमारे पर तशद्दुद करें, हमने वहां पे पहुंचना है। दूसरी तरफ वफाकी और पंजाब हुकूमत किसी तौर एहतजाज की इजाज़त देने के मूड में नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ बयानात से वाज़ेह कर रहे हैं कि PTI को डी चौक से हर सूरत दूर रखा जाएगा। कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1 और फिर एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे पंजाब के अंदर ऐसे जैसे कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके, तो ये क्या ये को तुम ये काम करना चाहते हो? वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के KPK के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। आए, आपका मुल्क है, आपका सूबा है, लेकिन आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है। मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था, लेकिन कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई। तो ये लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त होनी चाहिए, सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी कभी भी। अच्छा जी, टाइम नहीं है, हमने टाइम ज़रूर अगर होता तो बात करनी थी, लेकिन हमें बेस्ट ऑफ लक ज़रूर करना है अपनी लड़कियों को जो UAE में है फॉर द वर्ल्ड कप क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, और उनका पहला मैच है विद श्रीलंका। यस, तो हम कप्तान सना फातिमा कहती हैं कि तैयारी अच्छी है, श्रीलंका से अच्छा मुकाबला होगा और इवेंट का पहला मैच जीत कर जबरदस्त हम एक इंशाल्लाह I have a good feeling about them। फिर बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का भी मैच है, तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। एंड दैट इज इट, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय, हैव अ ग्रेट डे।